हेलो दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट। कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का वो फंक्शन है जो एम्प्लॉयज को उनके द्वारा किए गए काम के एवज में उनका भुगतान फिक्स यानी कि निर्धारित करता है। तो चलिए इस टॉपिक को शुरुआत इसके डेफिनेशन से करते हैं। तो पहला डेफिनेशन डेव योडर के द्वारा दिया गया है। डेव योडर के अनुसार कॉम्पनसेशन इज पेइंग पीपल फॉर वर्क, यानी कि कॉम्पनसेशन क्या होता है, लोगों को उसके काम करने के एवज में जो पैसा दिया जाता है उसी को कॉम्पनसेशन कहते हैं। कीथ डेविस जो एक दूसरा रिसर्चर हैं, काफी नामी गिरामी रिसर्चर्स हैं, उनके अनुसार कॉम्पनसेशन इज व्हाट एम्प्लॉयज रिसीव, यानी कि एम्प्लॉयज को जो भी कुछ उनके काम के एवज में मिलता है, चाहे वो पैसा मिले, चाहे वो सामान मिले, चाहे कुछ और मिले, ठीक है, तो उसी को कॉम्पनसेशन कहते हैं। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर जिसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्पनसेशन, यानी कि कॉम्पनसेशन का उद्देश्य क्या होता है और उसकी महत्वता क्या है। तो इसमें जो है जो पहला पॉइंट है वो है अट्रैक्टिंग टॉप टैलेंट, यानी कि जो टॉप टैलेंट है, जो बेस्ट कैंडिडेट्स, बेस्ट फिट कैंडिडेट्स हैं, उनको कंपनी के वेकेंट पोजीशंस के लिए अट्रैक्ट करना, ये एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है कंपनी का। और इसके लिए कॉम्पनसेशन की जो है, एक अच्छे कॉम्पनसेशन की हमें जरूरत पड़ती है। कंपनी को चाहिए कि ऐसा कॉम्पनसेशन डिजाइन करे, इस तरीके से उसकी संरचना करे कि जो बेस्ट कैंडिडेट्स मार्केट में अवेलेबल है उस वेकेंट पोजीशन के लिए, वो कंपनी की तरफ अट्रैक्ट हो जाए। जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है या इंपॉर्टेंस है कॉम्पनसेशन का, वो है कि ये एम्प्लॉयज के मोटिवेशन लेवल को बढ़ाता है, यानी कि कंपनी के जो वर्कर्स है, वर्कर्स के जो जोश का लेवल है वो हाई रखने में काफी मददगार सिद्ध होता है। क्योंकि देखिए, जितने भी वर्कर्स काम करते हैं, बेसिकली काम करने का उद्देश्य होता है ताकि वो अपने परिवार के लिए पैसा कमा सके, और अगर उनको अच्छा कमीशन, अच्छा बोनस, अच्छा सैलरी मिलेगा, यानी कि घूम फिर कर वही बात हो गई, अच्छा उनको पगार मिलेगा, तो फिर जो है उनका जोश हमेशा बरकरार रहेगा। तो इसी को कहते हैं मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए कॉम्पनसेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा एस्पेक्ट जो आता है, जो कॉम्पनसेशन की इंपॉर्टेंस को बताता है, वो है एम्प्लॉयज में जो है उनकी लॉयल्टी को बूस्ट अप करना, यानी कि एम्प्लॉयज के वफादारी को जो है हाई लेवल पे रखना, बहुत ज्यादा वफादार बनाए रखना। ये माना जाता है बेसिकली कि जितनी अच्छी सैलरी होगी, जितना अच्छा वर्कर को पेमेंट दिया जाएगा, वो उतना ज्यादा खुश होगा और उतना ही ज्यादा कंपनी के प्रति वफादार रहेगा। जो चौथा एस्पेक्ट है उसको कहते हैं प्रोडक्टिविटी, यानी कि उत्पादकता, और प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि जो कंपनी का प्रॉफिट्स, यानी कि जो इनकम जनरेट करती है कंपनी प्रॉफिट के तौर पे, उसको बढ़ाए रखना। और ये संभव तभी है जब एम्प्लॉयज जो है, जो वर्कर्स जो है, कंपनी के जो कारीगर है, काम करने वाले लोग हैं, वो जो है वो संतुष्ट हो, वो हैप्पी रहे। वो खुश रहेंगे तो ज्यादा अच्छा काम करेंगे, और ज्यादा अच्छा काम करेंगे तो उस कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, गुणवत्ता बढ़ेगी, उत्पादकता बढ़ेगी, और हेंस फाइनली जो है इसका सीधा असर कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पर होगी। और जो आखिरी पॉइंट है कॉम्पनसेशन के इंपॉर्टेंस को दर्शाता है, वो है जॉब सेटिस्फैक्शन, यानी कि वर्कर्स को संतुष्ट रखे ताकि वर्कर्स कंपनी में रहे और जो है ज्यादा से ज्यादा अच्छे से काम कर सके। सो ऐसा माना जाता है कि अ सेटिस्फाइड वर्कर इज अ हाईली प्रोडक्टिव वर्कर, यानी कि जो वर्कर जितना ज्यादा संतुष्ट होगा, सेटिस्फाइड होगा, ऐसा माना जाएगा कि वो उतनी अच्छे मन लगा के काम कर सकेगा। हालांकि ये कितना सही है इस पर रिसर्च करना पड़ेगा, लेकिन इसकी बेसिक इस पॉइंट की मतलब यही होता है। जो छठा पॉइंट है कि भाई कॉम्पनसेशन जो है एम्प्लॉयज के रिटेंशन में काफी मददगार साबित होता है। रिटेंशन का मतलब होता है ताकि वर्कर्स कंपनी को छोड़कर न जाए, उसी को रिटेंशन बोलते हैं, ठीक है। अगर अच्छा सैलरी देंगे, सैलरी का बहुत बड़ा रोल होता है कॉम्पनसेशन, चाहे वो मॉनेटरी प्लस नॉन मॉनेटरी दोनों को मिला जुला कर देखें, इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर बहुत बढ़िया हो तो फिर वो है बहुत अच्छा रिटेंशन का काम करता है। और जो आखिरी पॉइंट है इंपॉर्टेंस को दर्शाते हुए, वो है लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है, या कहे कि लीगल रेगुलेशंस को फुलफिल करता है। सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, एक मिनिमम रूल्स होते हैं जो किसी भी कंपनी को फॉलो करना था, जिसे मिनिमम वेजेस कहते हैं। ये फैक्ट्रीज एक्ट या फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में आ जाता है। इनफैक्ट मिनिमम वेजेस करके भी एक एक्ट है जो कि वर्कर के अलग अलग लेवल को देखते हुए जो है मिनिमम वेज डिसाइड करती है। अब वो पढ़ाई के बेसिस पे भी हो सकती है, 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, उस बेसिस पे भी होती है, या फिर स्किल लेवल पर भी हो सकती है, स्किल्ड हो, सेमी स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो, उस हिसाब से कितना उसका हुनर है, किस एरिया में काम, उस हिसाब से उनके सैलरी जो है एक मिनिमम वेज निर्धारित रहता है, और कंपनी पर यह लागू होती है कि मिनिमम वेज पर ही के हिसाब से ही दे। तो ये हो गए 7 अलग अलग फैक्टर्स जो कॉम्पनसेशन के इंपॉर्टेंस को दर्शाता है। अब हम बात करते हैं जो फैक्टर्स
जो कि वर्कर्स के कॉम्पनसेशन को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो उसमें जो पहला फैक्टर है वो है प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर्स। कॉम्पनसेशन को सबसे ज्यादा जो फर्क डालता है, जिसमें कॉम्पनसेशन पर असर करता है, वो वर्कर कितने प्रोडक्टिव है, यानी कि वो कितने अच्छे से अपने काम को करते हैं और जिसके रिटर्न में जो प्रोडक्ट्स है कितने अच्छे तरीके से उत्पादकता बढ़ती है। जितना ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगा वर्कर का, उतना ज्यादा कंपनी का प्रॉफिट होगा और उसी हिसाब से फिर कंपनी भी वर्कर्स को उतनी अच्छी सैलरी दे पाएगी। इसीलिए इस पॉइंट को कहा जाता है। जो दूसरा फैक्टर है वो है एबिलिटी टू पे, यानी कि कंपनी की कैपेसिटी कितनी है। भाई कंपनी दे पाने की उनकी हैसियत भी है, उसकी कैपेसिटी भी है, उनके पास उतना पैसा है भी कि नहीं, इस पर भी निर्भर करता है कि कॉम्पनसेशन यानी कि पगार कितना देगा। तीसरा है गवर्नमेंट पॉलिसीज, यानी कि सरकार के द्वारा बनाए गए नीति किस तरह की है, वो भी डिसाइड करती है कि भाई कॉम्पनसेशन कितना होगा। यानी कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया कि रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज के आधार पर कॉम्पनसेशन फिक्स होता है, चाहे अब प्रॉफिटेबिलिटी हो या ना हो। ये तो यहां पर हम जो है पगार की मिनिमम की बात करें, जो मिनिमम एक अमाउंट तो देना ही पड़ेगा, अब वो कंपनी कैसे भी करे। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है कॉम्पनसेशन को इन्फ्लुएंस करने में, कि भाई मिनिमम सैलरी तो कम से कम इतना तो देना ही पड़ेगा, वरना वर्कर जिएगा कैसे। ठीक है, तो इसमें और भी कई सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि वो कॉम्पनसेशन किस तरीके से दिया जाए, चाहे प्रोविडेंट फंड के रूप में दिया जाए, मेडिकल इंश्योरेंस के रूप में दिया जाए, ग्रेचुइटी के रूप में दिया जाए, पेंशन के रूप में दिया जाए, अलग अलग एस्पेक्ट्स इसमें कवर होते हैं। चौथा जो एस्पेक्ट आता है वो है लेबर यूनियन। लेबर यूनियन यानी वर्कर का जो यूनियन होता है कंपनी में, कंपनीज में डिपेंडिंग अपॉन वो किस टाइप का काम कर रहे हैं, वो अपने अपने यूनियंस बनाते हैं। यूनियन मतलब वर्कर्स इकट्ठा होकर अपने हक के लिए लड़ते हैं। तो जितना स्ट्रांग लेबर यूनियन होगा कंपनी में, तो यूनियन जो है मैनेजमेंट के सामने अपनी बातों को उतनी मजबूती से रख पाएगी और अपने हक के लिए ज्यादा से ज्यादा सैलरी की मांग कर सकते हैं। जो पांचवा एस्पेक्ट होता है उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग का सिंपल या सीधे साधे शब्दों में कहें तो उसका मतलब होता है जिंदगी जीने के लिए जो खर्चा चाहिए, जो मिनिमम एक्सपेंस चाहिए, जो मिनिमम जितना अमाउंट पैसा चाहिए, उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी जो है कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट में या कॉम्पनसेशन को निर्धारित करने में, सैलरी को निर्धारित करने में बहुत बड़ा योगदान साबित होता है। यही तो कारण है कि अमेरिका में सैलरी बहुत ज्यादा होती है और इंडिया में सैलरी कंपैरेटिवली कम होती है। उसके बावजूद इंडियंस ज्यादा अच्छे, आप कह सकते हैं कि कई एरियाज में ज्यादा अच्छी जिंदगी जी लेते हैं। कारण इसका सिंपल सा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडिया का अमेरिका की तुलना में काफी कम है। इसी वजह से जो है यहाँ पर जो है वर्कर्स एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं वहां के कंपैरिजन में। ये तो एक जेनरिक उदाहरण मैंने आपको दिया। ठीक है, जो छठा एस्पेक्ट होता है उसको कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर, यानी कि कितना वर्कर की जरूरत है और मार्केट में कितना वर्कर अवेलेबल है, कितनी मार्केट सप्लाई में है। इस पर भी कॉम्पनसेशन जो है या फिर सैलरी जिसको हम बोल सकते हैं आसान भाषा में, तो उस पर भी जो है कॉम्पनसेशन में फर्क पड़ जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर मान लीजिए लेबर की डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन उतनी वर्कर्स है नहीं उस जोन में या उस एरिया में, तो फिर वर्कर्स जो है अपना रेट हाई कर सकते हैं। और इसके उल्टे अगर लेबर बहुत ज्यादा अवेलेबल है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और काम बहुत कम है, फैक्ट्रीज कम है या फैक्ट्रीज में एक स्पेसिफिक टाइप का लेबर का जो है रिक्वायरमेंट कम है, ठीक है, तो फिर जो है रेट गिर जाएगा, मार्केट रेट काफी कम हो जाएगा और सस्ते में लेबर मिलना शुरू हो जाएगा। तो यही इसी को कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर। ये इकोनॉमिक्स का एक बेसिक प्रिंसिपल है जो इस बात को दर्शाता है। और जो सातवां और आखिरी एस्पेक्ट है, जो फैक्टर है जो कॉम्पनसेशन को इन्फ्लुएंस करता है, जो कॉम्पनसेशन को जिस पर निर्धारित होता है, वो है मार्केट रेट जिसे कह सकते हैं या आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स कह सकते हैं। देखिए हर इंडस्ट्री का अपना एक, हर टाइप के काम का अपना एक रेट होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, जिसको मार्केट रेट कह सकते हैं। तो उस रेट पर ही जो है जनरली आम तौर पर वर्कर्स मिलता है। अगर आप किसी कारणवश उस रेट से कम पे जाते हैं तो इसका संभावना बहुत ज्यादा है कि भाई वर्कर्स कुछ समय में छोड़ दे या दूसरा कंपनी उसको, उन वर्कर्स को ज्यादा पैसा का लालच देकर उठा ले। तो इसीलिए मार्केट रेट बहुत बड़ा एक मार्गदर्शक होता है, एक गाइडलाइन होता है जिसके आधार पर भी कॉम्पनसेशन को फिक्स किया जाता है और कॉम्पनसेशन को इन्फ्लुएंस करता है या अफेक्ट करता है। तो ये थे 7 अलग अलग रीजंस, 7 अलग अलग फैक्टर्स जो कॉम्पनसेशन को डायरेक्टली या इनडायरेक्ट तौर पर इन्फ्लुएंस करते हैं। अब हम आते हैं अपने अगले पॉइंट पे जिसे कहते हैं टाइप्स ऑफ कंपनसेशन, यानी कि अलग अलग तरीके के कंपनसेशन क्या क्या होते हैं। इसमें बेसिकली जो है हमने 2 टाइप ऑफ कंपनसेशन मेंशन किया है, पहला डायरेक्ट कंपनसेशन और दूसरा इनडायरेक्ट कंपनसेशन। चलिए अब हम समझते हैं डायरेक्ट कंपनसेशन क्या होता है। डायरेक्ट कंपनसेशन के अंदर 4 फैक्टर्स हमने लिए हैं। पहला है आवरली पे, यानी कि घंटे के हिसाब से जो है सैलरी या पगार पे करना या देना, उसको कहते हैं
आवरली पे, जितना घंटा काम किया वर्कर उस हिसाब से पर आवर के रेट से उतना पेमेंट दे देना। दूसरा होता है सैलरी। सैलरी जिसको हम जनरली बोलते हैं, हालांकि कॉम्पनसेशन का मतलब होता है सैलरी एज वेल एज नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स भी, बट आमतौर पर कॉम्पनसेशन को सैलरी के रूप में ही जो है जनरली बातचीत बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल होता है। तो सैलरी का यहाँ पर मतलब होता है मंथली सैलरी जो बोलता है, जो मंथली एक फिक्स्ड अमाउंट लोगों को मिलता है, कैश में मिले या उनके बैंक अकाउंट में मिले, जैसे भी मिले, उसको कहते हैं डायरेक्ट, क्योंकि वो डायरेक्ट आपको हाथ में आ जाता है। तीसरे एस्पेक्ट जो होता है, तीसरा फैक्टर जो होता है डायरेक्ट कॉम्पनसेशन के अंडर, उसको कहते हैं कमीशन। अब जनरली जो कमीशन जो होता है वो सैलरी से हटके होता है, वो अलग होता है, ठीक है। और ये परसेंटेज बेसिस पर भी हो सकता है कि भाई कितना कमाई हुआ उस पर उसके परसेंटेज, उतना परसेंटेज मिल जाएगा। ये आर्ली बेसिस पर भी हो सकता है, कितने घंटे काम किया उसका कितना कमीशन मिलेगा। ये कितना यूनिट्स बेचा, सेल किया, उसके बेसिस पर भी हो सकता है, या किसी और बेसिस पर भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है किस टाइप का काम कर रहा है, क्या चीज में डील कर रहा है, उसके हिसाब से कमीशन निर्धारित किया जाता है। अलग अलग चीजों में, अलग अलग प्रोडक्ट्स में, अलग अलग सेल्स में अलग अलग तरीके का कमीशन का मॉडल इस्तेमाल हो सकता है। जो चौथा एस्पेक्ट है उसे कहते हैं बोनस। बोनस जो है एक मॉनेटरी इंसेंटिव है, एक एडिशनल इंसेंटिव है जो आमतौर पर जो है दिया जाता है वर्कर को उसके अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। क्योंकि वर्कर्स ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, इसलिए क्या हुआ, कंपनी को अच्छी प्रॉफिट मिली और कंपनी बहुत खुश हो गई, और इसलिए अपने प्रॉफिट का थोड़ा सा हिस्सा जो है वर्कर्स में बांट देने को ही बोनस कहते हैं। आमतौर पर जनरली बोनस हिंदुस्तान में जो है, इंडिया में दिवाली के टाइम पर दिया जाता है। हालांकि ये कोई रूल नहीं है, कभी दूसरे जो है फेस्टिवल सीजन या ओकेजन में भी दिया जा सकता है, बट ज्यादा प्रचलन में है वो है दिवाली के टाइम पर बोनस मिलना, या दुर्गा पूजा के टाइम पे बोनस मिलना आमतौर पर प्रचलित है। और बोनस जो है वर्कर किस बेसिस पे आधारित, किस आधार पे दिया जाता है, वो होता है वर्कर के बेसिक सैलरी जो होता है उसके कुछ परसेंटेज के हिसाब से बोनस आमतौर पर दिया जाता है। जो दूसरा टाइप ऑफ कॉम्पनसेशन है उसे कहते हैं इनडायरेक्ट कॉम्पनसेशन। इनडायरेक्ट जो डायरेक्टली कैश ना होकर अलग तरीके से जो वर्कर को पे किया जाए, जिसका खर्चा तो कंपनी पर आता है लेकिन वर्कर को कैश नहीं मिलता, अलग चीजों, अलग तरीके से मिलती है। उसमें से पहला हो सकता है वो इंश्योरेंस। इंश्योरेंस एक बड़ा कॉमन सा इनडायरेक्ट कॉम्पनसेशन है, और उसमें भी सबसे ज्यादा प्रचलित और कॉमन है वो है मेडिकल इंश्योरेंस। वर्कर के अच्छी हेल्थ के लिए, अच्छी सेहत के लिए जो है कंपनी उसकी मेडिकल इंश्योरेंस की खर्चा जो है उठाती है। कितना उठाएगी ये कंपनी पे वैरी करता है, बट जनरली देखा जाए तो ये एक इनडायरेक्ट कॉम्पनसेशन का पार्ट है। दूसरा आता है ईसॉप्स, बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स। यानी कि कई बार कंपनीज क्या करती है कि वर्कर्स को खुश रखने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, उनको कुछ देने के लिए, एक्स्ट्रा देने के लिए क्या करती है, अपने जो कंपनी की जो शेयर्स वो मार्केट में बेचने से पहले, या मार्केट कुछ शेयर्स जो है अपने एम्प्लॉयज को डिस्काउंटेड प्राइस पे दे देती है। मतलब पूरी की पूरी ऑफ कभी दे सकती है, बट जनरली क्या होता है, डिस्काउंटेड। मान लीजिए मार्केट रेट अगर 100 रुपया एक शेयर का है तो 60, 70, 80 डिपेंडिंग अपॉन कंपनी टू कंपनी एंड सिचुएशन टू सिचुएशन जो है डिस्काउंटेड प्राइस पे जो है शेयर्स अपने वर्कर्स में बांट देती है। दूसरा यह हुआ दूसरा पॉइंट। तीसरा होता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। अब रिटायरमेंट बेनिफिट्स में मतलब वर्कर जब रिटायर करता है तो कई सारे जो है उसको बेनिफिट्स मिले, ताकि वो अपना जो है बुढ़ापा जो है अच्छे से काट सके, कि इज्जत की जिंदगी, बच्ची कुची जिंदगी इज्जत से जी सके। तो वहां पर भी जो है पैसे वर्कर्स को दिया जाता है। कैश तो नहीं जाता, लेकिन अलग अलग तरीके से दिया, जैसे ग्रेच्युटी हो गया, पेंशन हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, या फिर छुट्टियां अगर वर्कर ने नहीं लिया है तो उस छुट्टी को कैश में कन्वर्ट कर लेना। इसको कहते हैं अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। जो चौथा इनडायरेक्ट बेनिफिट्स, इनडायरेक्ट कॉम्पनसेशन होता है, उसको कहते हैं पेड हॉलीडेज। पेड हॉलीडेज का मतलब होता है कि वर्कर अपने परिवार के साथ एक अच्छी जिंदगी जिए, एक खुशहाल जिंदगी जिए। इसके लिए कंपनीज क्या करती है, उनको परिवार के साथ समय बिताने के लिए कहीं घूमने का खर्चा, कहीं बाहर किसी जगह पर अपने वर्कर अपने हिसाब से या कुछ मिनिमम रूल्स को फॉलो करते हुए, बेसिक रूल्स को फॉलो करते हुए घूमने के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर जाते हैं और वापस आते हैं, तो जो भी खर्चा होता है वो कंपनी उठाती है। उसी को कहते हैं पेड हॉलीडेज, ठीक है। और इसी से जुड़ा एक, उसी से क्लोजली मिलता जुलता एक टॉपिक होता है लीव ट्रैवल अलाउंस, जिसको LTA बोलते हैं। या तो इसमें क्या होता है, ट्रैवल का खर्चा जो है वो कंपनी उठाती है। कहीं कम वर्कर जो है या एम्प्लॉय स्टाफ जो है बाहर घूमने जाती है तो उसका खर्चा जो है कंपनी हो जाता है, बेसिकली ट्रैवल का। अब वो रेलवे का ट्रैवल करेगा या फ्लाइट का करेगा, बस का, ये उसके पोजीशन पर और कंपनी के पॉलिसी पर निर्भर करता है, जो कि अलग अलग हो सकता है। और जो छठा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है अंडर इनडायरेक्ट कॉम्पनसेशन, उसे कहते हैं रिलोकेशन एक्सपेंसेस। रिलोकेशन जैसे शब्द ही बताता है कि रिलोकेशन एक्सपेंस का मतलब होता है कि भाई जब कंपनी वर्कर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा हो तो शिफ्टिंग के दौरान जो भी खर्चा आता है,
ठीक है। शिफ्ट किस लिए कर रहा है, अब ये वेरी करता है अलग अलग कंपनीज में, अलग अलग कारण से। अब अगर सेल्स का एक जगह से वर्कर को दूसरा जगह पोस्टिंग मिल गई या कुछ और हो गया, या फैक्ट्री में एक फैक्ट्री से दूसरा फैक्ट्री शिफ्ट कर दिया गया, या कोई भी कारण हो, किसी भी वजह से वर्कर को एक जगह से दूसरा जगह शिफ्ट हो रहा हो, उसी को खर्चे को जो मीट करने का जो एक्सपेंसेस है उसे कहते हैं रिलोकेशन एक्सपेंसेस। तो आशा करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्द अगला वीडियो लेकर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना तथा अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।